लेकिन मेंस में एनालिसिस, तो उसके लिए वो नीचे वाले दो टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं। संक्षेप में बस बता दूं मैं आपको ये चीजें, अब बहुत डिटेल हमें नहीं करना है क्योंकि अब 1 महीना बचा है एग्जाम को। आप, मैं मान के चल रहा हूं कि ये सब चीजें जानते हैं। सामान्य परिस्थिति में विधायी संबंध क्या, एक और बात जो यहां ध्यान रखनी है, जो सामान्य परिस्थिति के विधायी संबंध हैं ये बताते हैं कि भारतीय शासन संघात्मक शासन है। जो विशेष परिस्थितियां हैं ये बताती हैं कि भारतीय शासन एकात्मक शासन है। केंद्र की मजबूती ये बताती है कि भारत यूनियन है। मतलब देखिए सारी बातें आ गई जो अब तक मैंने आपको बताई शुरू में, कि संघात्मक कैसे हैं हम, एकात्मक कैसे हैं हम, और साथ में कि यूनियन कैसे है। तो हमें वो देखना है यहां। और फिर वर्तमान के विवादास्पद मुद्दे क्या हैं या कौन से। तो यहां सामान्य परिस्थिति में संघात्मक संबंध, व संक्षेप में मैं यहां आपको बता दूं, 3 सूचियां हैं संविधान की अनुसूची 7 शेड्यूल 7 आप देखें तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 सूचियां हैं जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में मूल संविधान में 97 सब्जेक्ट, 97 विषय रखे गए थे और कह दिया गया कि इन पे केंद्र सरकार कानून बनाए, रक्षा, संचार, विदेश जैसे विषय। राज्य सूची में 66 विषय रख दिए गए, कह दिया गया कि इन पे राज्य सरकारें कानून बनाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस जैसे विषय। बचे हुए विषय 47 उन्होंने समवर्ती सूची में रख दिया गया, व्यवस्था कर दी गई दोनों कानून बनाए। कभी लड़ाई झगड़ा होगा तो हम केंद्र को प्रायोरिटी दे देंगे। और ऐसे विषय जो उन तीनों सूचियों में कहीं ना आ पाए हों तो वो अवशिष्ट विषय और अवशिष्ट विषय संघ सूची में रख दिए हमने। भाई 1947 में संविधान बना, 48 में, आज हम 2000। वीडियो रुक रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है? अच्छा ठीक है, एक बार जिसको दिक्कत हो रही है तो अपना एक बार मोबाइल थोड़ा सा हिला डुला लीजिए, कुछ एक बार क्या करते हैं उसको रीसेट या जो भी करके देखिए, शायद ठीक हो। तो हम बात कर रहे हैं कि अवशिष्ट विषय जो तीनों सूचियों में कहीं नहीं आ पाए उन्हें संघ सूची में रख दिया गया। बहुत सारे ऐसे विषय जो 1947-48 में हमारे संविधान निर्माता कल्पना नहीं कर सकते थे, साइबर क्राइम अवशिष्ट विषय है, और अवशिष्ट विषय है तो केंद्र कानून बनाता है। कोरोना ही याद देखें तो वैसे तो स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, लेकिन कोरोना ये तो अब साल भर पहले हमें पता नहीं था, 70 साल पहले तो सोचते क्या हम, है वो स्वास्थ्य का पार्ट, लेकिन वैसे आप देखें तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो तब नहीं थे आज हैं, तो अवशिष्ट हैं और अवशिष्ट हैं तो उन पे केंद्र कानून बनाता है। ये हमने व्यवस्था कर दी सामान्य परिस्थिति में, और ये व्यवस्था बताती है कि हम संघात्मक शासन है, केंद्र राज्य 2 सरकारें हैं और दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। लेकिन अब देखिए विशेष परिस्थितियां, हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसी स्थितियों की भी कल्पना की जब राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। मतलब हम एकात्मक हो जाएंगे, शक्तियां सारी केंद्र के पास सिमट जाएंगी। कई ऐसी परिस्थितियां बताई गई, अब वो आप देखिए संविधान में आर्टिकल 248, 249, 250, 251, 252, 253, 356, कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जहां ये प्रावधान किए गए हैं कि राज्य सूची के विषयों पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो एकात्मक की भी व्यवस्था कर दी गई। केंद्र को मजबूत हमने कैसे बनाया? केंद्र को मजबूत कैसे हमने बनाया, तो आप देखिए सबसे पहला मुद्दा तो वही है कि संघ सूची में 97 विषय रखे, राज्य सूची में 66। हो गया यूनियन की नहीं? देखिए 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लेकिन केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां। अवशिष्ट विषय केंद्र को दे दिए। मेरा मानना है कि जब हमारा संविधान बना, जब हम आजाद हुए तो ज्यादा संघात्मक थे हम। आपके लिए प्रश्न है,
कि स्वतंत्र भारत में जब संविधान लागू हुआ तब भारत ज्यादा संघात्मक शासन वाला देश था और आज ज्यादा एकात्मक हो गया है। तो इस 70 साल में हम संघात्मक से एकात्मक की तरफ आगे बढ़े हैं, टिप्पणी कीजिए। उस समय हमने शक्तियों का बंटवारा कर दिया, लेकिन इस 70 साल में जितने नए इशू हैं अवशिष्ट के नाम पे सब केंद्र को सौंप दिए, उनका बंटवारा हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब 50 में ज्यादा संघात्मक थे हम बजाय 2020 के। 70 साल में जितने नए इशू आए हैं, चुनौतियां आई हैं, सब केंद्र को सौंपी हमने अवशिष्ट मानते हुए। तो यूनियन भी है, कई सारे मुद्दे हैं उसमें। संविधान में संशोधन, बड़े हिस्से में केंद्र सरकार अपनी मर्जी से संशोधन कर ले संविधान में। राज्यों का निर्माण पुनर्गठन केंद्र करे अपनी मर्जी से। तो कई सारी अब ऐसी स्थितियों की कल्पना की गई संविधान के द्वारा जिसमें हमने केंद्र को ज्यादा ताकतवर बना दिया, ज्यादा मजबूती दे दी राज्यों की तुलना में। मतलब हम यूनियन हो गए। तो देखिए, हम संघात्मक भी हैं, हम एकात्मक भी हैं, हम यूनियन भी हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा की विवादास्पद मुद्दे कौन से? विधायी संबंधों की। अब यहां जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अक्सर आप लोग क्या गलती करते हैं, प्रश्न विधायी संबंधों पे है। आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे सर राज्यपाल, अभी तक आपने राज्यपाल की जिक्र क्यों नहीं किया? तो इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हम विधायी संबंधों की बात कर रहे हैं और राज्यपाल कार्यकारी संबंध का हिस्सा है, विधायी का नहीं। विधायी का मतलब होता है विधि निर्माण। तो हमें विधि निर्माण से जुड़े संबंधों की बात करनी है। ये एक अक्सर जो आप लोग गलती करते हैं, मैं बहुत सारे आंसर चेक करता हूं टेस्ट सीरीज, तो देखता हूं उसमें मैं कि प्रश्न विधायी संबंधों पे है, आपने उसमें राज्यपाल की भी चर्चा कर दी, और अगर मुझ जैसा टीचर होगा तो कॉपी पाड़ के फेंक देगा अगर विधायी संबंधों में राज्यपाल दिख जाएगा तो। और या राज्यपाल आपने लिखा है तो किस संदर्भ में लिखा है? राज्य सूची के विधेयकों के आरक्षण के संदर्भ में अगर आपने राज्यपाल की चर्चा की है तो बहुत अच्छी बात, खुश हो जाऊंगा मैं। लेकिन आपने राज्यपाल की नियुक्ति या 356 को लगाने की चर्चा कर दी है तो मुझे इतना गुस्सा आएगा कि अरे बड़ा बेवकूफ स्टूडेंट है, इतना भी नहीं पता इसे कि राज्यपाल की नियुक्ति और 356 की घोषणा ये विधायी संबंध नहीं है, ये कार्यकारी संबंध है, कार्यकारी शक्ति है ये। तो सबसे पहले तो मतलब तो पता हो कि विधायी संबंध पढ़ रहे, विधायी का मतलब क्या है, किन बातों की चर्चा करनी है, या कार्यकारी या वित्तीय। और ये अंतर ध्यान रखना, और आंसर में ये अंतर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। समझ है तो आप कर पाते हैं इन चीजों को। विवादास्पद मुद्दे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान विवादास्पद मुद्दों के संदर्भ में केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा कीजिए। वर्तमान विवादास्पद मुद्दों के संदर्भ में केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा कीजिए। अब वर्तमान विवादास्पद मुद्दे, समवर्ती सूची के विषय बहुत बड़े विवाद के मुद्दे हैं। दोनों कानून बना सकते हैं, विवाद होता है तो प्राथमिकता केंद्र को होती है। आप देखिए हमारे देश में शिक्षा और शिक्षा का भगवाकरण कितना विवाद का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है, पहले राज्य सूची का हुआ करता था, बाद में हमने उसे समवर्ती सूची में शिफ्ट कर दिया। अभी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाती अब तक, वो तो सीए के वजह से और फिर कोरोना के चक्कर में लेट हो गई। जैसे ही नई शिक्षा नीति आएगी कितना भी विवाद होना है हमारे देश में, इसीलिए कि वो समवर्ती सूची का विषय है। राज्य भी कानून बना सकते हैं। केंद्र में या राज्य में जब बीजेपी की सरकार होती है, एनडीए की, तो स्वाभाविक सी बात है वो शिक्षा में कुछ हमारे प्राचीन मूल्य परंपराओं को लाने की कोशिश करते हैं, कुछ दूसरे राजनीतिक दलों को आपत्ति होती है और विवाद होता है। जो अभी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है 1986 में राजीव गांधी के समय बनी थी, आज 35 साल हो गए, आउटडेटेड हो गई है, अपडेट करने की जरूरत है। नई एजुकेशन पॉलिसी बन के रेडी है, घोषणा हो जाती, सीए का विरोध हुआ, मजबूरी में सरकार को थोड़ा होल्ड करना पड़ा, तब तक ये कोरोना। जैसे ही नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी विवाद होना है, तो बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है। अब आपको वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में ऐसे मुद्दे खोजने की जरूरत है कि आज के विवाद के मुद्दे कौन से हैं। तेलंगाना सरकार ने तो यहां तक कहा है कि समवर्ती सूची को खत्म कर दिया जाए। रिसेंटली डेवलपमेंट है, अभी पिछले साल 2019 की बात है, तेलंगाना सरकार, और बंगाल भी काफी समय से कह रहा है, कहता रहा है, तेलंगाना सरकार ने कहा कि समवर्ती सूची वाला इशू ही खत्म कर दिए संविधान में संशोधन करके, बस संघ सूची, राज सूची रहे।
इतना बड़ा विवाद का मुद्दा है ये हमारे देश का। ऐसे कई सारे विवाद के मुद्दे हैं। राज्यों का निर्माण पुनर्गठन विवाद का मुद्दा है, छोटे राज्य हो नहीं हो, गोरखालैंड की लंबे समय से मांग चल रही, उसके पहले तेलंगाना बना या और, तो ये बड़ा विवाद का मुद्दा है। संविधान संशोधन बड़ा विवाद का मुद्दा है, आर्टिकल 368। संविधान के बड़े हिस्से में केंद्र सरकार अपनी मर्जी से संशोधन कर देती है, राज्यों से पूछना ही नहीं है। और जहां राज्यों से पूछना है आधे राज्यों से, और आज की डेट में आप देखें आधे से ज्यादा राज्यों में तो बीजेपी की सरकारें हैं। मतलब आज की डेट में केंद्र सरकार जो चाहे वो संविधान में संशोधन कर दे, थोड़ा सा राज्यसभा में कई बार स्थिति कमजोर पड़ जाती है, अदरवाइज विवाद का मुद्दा है। संविधान का अनुच्छेद 200, 201 देखें आप, राज्यपाल राज्य सूची के विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष आरक्षित कर देता है, विवाद का मुद्दा है। स्पेशली राज्य में अगर विरोधी पार्टी की सरकार है, केंद्र में कोई और पार्टी, तो वहां राज्यपाल अक्सर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, राज्य की सरकार को बुरा लगता है, विवाद होता है। तो हमें केंद्र राज्य विधायी संबंधों के विवादास्पद मुद्दे खोजने होते हैं, जो हमारे हाल फिलहाल की घटनाएं हैं उनको देखते हुए। इसी तरह से हम कार्यकारी संबंधों की बात करते हैं। कार्यकारी संबंध, अब इसमें क्रियान्वयन से जुड़ी शक्तियों के बंटवारे की चर्चा होती है कि क्रियान्वयन से जुड़ी शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ है। वही चार टॉपिक, सामान्य परिस्थिति, विशेष परिस्थिति, केंद्र ज्यादा मजबूत कैसे, और विवादास्पद मुद्दे कौन से। तो अब ये आपको यहाँ डिवीजन ध्यान रखना है, क्या क्या एस्पेक्ट आपके आंसर में होने चाहिए, ध्यान रखना है आपको। तो कार्यकारी संबंधों में सामान्य परिस्थितियां क्या हैं। संघ सूची पर निर्माण केंद्र करता है, क्रियान्वयन केंद्र करता है। राज्य सूची पर निर्माण राज्य करते हैं, क्रियान्वयन राज्य करते हैं। समवर्ती में अंतर है, निर्माण दोनों करते हैं, प्राथमिकता केंद्र को होती है। हाँ अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा। तो हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं, कार्यकारी शक्तियों की, कि केंद्र और राज्य के बीच में कैसे डिवीजन किया गया है शक्तियों का। तो जो यूनियन लिस्ट है, निर्माण भी केंद्र को करना है और उसका एग्जीक्यूशन भी केंद्र को करना है, सेंटर को। सेम स्टेट लिस्ट में निर्माण भी राज्य करेंगे, उनका एग्जीक्यूशन भी राज्य करेंगे। जो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची है उसमें थोड़ा अंतर है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर में। निर्माण दोनों करते हैं, विवाद की स्थिति में प्रायोरिटी केंद्र को दी गई है, लेकिन याद रखना है आपको एग्जीक्यूशन पावर या क्रियान्वयन की जो शक्तियां हैं समवर्ती सूची में वो राज्यों को दी गई हैं। तो ये अगेन एक जो जनरल सिचुएशन है उसमें कार्यकारी संबंध है। अब यहां भी स्पेशल सिचुएशन का प्रोविजन है, विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थिति का मतलब यहाँ ये है कि जब राज्य सरकारें अपने स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनसे जुड़ी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन करती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्शन देती है, केंद्र सरकार दिशा निर्देश देती है कि आप किस तरीके से अपनी नीतियों, अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, उनका क्रियान्वयन करें। मतलब राज्य सरकारें काम करेंगी लेकिन डायरेक्शन केंद्र के होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगी। सबसे अच्छा उदाहरण आज हमने कहा कोरोना का दौर आप देख लीजिए। हेल्थ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार डायरेक्शन दे रही है, उसको फॉलो कर रहे हैं राज्य सरकारें। और अगेन एक बड़ा विवाद का मुद्दा रहा है, पंजाब सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, कई सरकारों ने कहा कि हमें अथॉरिटी दीजिए, हमें इतनी स्वायत्ता दीजिए, हम तय करें कि रेड जोन कौन सा होगा, ग्रीन जोन कौन सा होगा, ऑरेंज जोन कौन सा होगा। शुरू में देखिए आप कुछ दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, राज्यों ने डिमांड करी, फिर केंद्र ने छोड़ दिया राज्यों के ऊपर कि ठीक है आप डिसाइड कीजिए। तो विशेष परिस्थिति में शक्तियां फिर केंद्र के पास सिमट जाती हैं, हम फिर एकात्मक हो जाते हैं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें, संविधान में अगेन बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो इस तरह की स्थितियों की व्यवस्था करते हैं। आर्टिकल 256 देखिए आप, 257 देखिए आप, 355 देखिए आप, 339 देखिए आप, 351 देखिए आप। तीनों तरह की जो आपातकालीन स्थितियां हैं, 352 देखिए आप, 356 देखिए, 360 देखिए। अब ये सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो राज्यों को, स्टेट्स को डायरेक्शन दे या जो ये कार्यकारी शक्तियां हैं अपने पास समेट ले। अब ये आर्टिकल क्या है वो फिर मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है, वो आप जानते हैं। यहां केंद्र कैसे ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है। बल्कि इसमें एक एडिशनल टॉपिक भी हम और पढ़ते हैं जो आपके लिए बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद की जो हमने बात की। तो हमारे देश में केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके, उसके लिए कुछ सिस्टम डेवलप किए गए हैं, कुछ मशीनरी विकसित की गई है, संविधान के द्वारा भी और उसके अलावा भी। तो कार्यकारी संबंधों में एक एडिशनल टॉपिक भी आपसे अपेक्षा की जाती है पढ़ने की, समन्वय के साधन। कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम को हम व्यवहार में लागू कर पाएंगे। चार तरह के साधनों का प्रयोग होता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, संवैधानिक साधन हैं, कुछ स्टेट्यूटरी या वैधानिक साधन हैं, या हिंदी में इन्हें सांविधिक भी कहते हैं, कुछ गैर संवैधानिक साधन हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और प्लस विभिन्न तरह के सम्मेलन या समय समय पे होने वाली कॉन्फ्रेंस है। इन सबके द्वारा हम सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ऐसे साधन जिनकी चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा दिखे संवैधानिक। जैसे राज्यपाल है, गवर्नर, केंद्र और राज्य के बीच में एक समन्वयकर्ता, बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर है। लड़ाई झगड़े का भी सबसे बड़ा साधन है और आपसी तालमेल का भी सबसे बड़ा साधन है। डिपेंड गवर्नर के ऊपर है कि वो कौन सी भूमिका ज्यादा अच्छे से निभा रहा है, कोऑर्डिनेटर वाली और या लड़ाई झगड़े वाली। ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 263 देखें आप तो इंटर स्टेट काउंसिल, 280 देखें तो फिनांस कमीशन, वित्त आयोग, 262 देखें अंतरराज्यीय जल विवाद अभिकरण, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। ये सब केंद्र और राज्य या राज्यों के आपस में कोऑर्डिनेशन के साधन हैं जिनका संविधान में जिक्र किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये सब। कुछ स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, सांविधिक या वैधानिक। उसमें एक आप देखें तो सबसे अच्छा वो जो रीजनल काउंसिल्स हैं, क्षेत्रीय परिषद है, वो समन्वय का साधन है। कई और ऐसे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यहां जानना जरूरी है शब्द का मतलब, अक्सर कंफ्यूजन होता है लोगों को। गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ऐसे साधन जिनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पलटेंगे कहीं नहीं दिखेंगे आपको, ना ही संसद के किसी अधिनियम, किसी एक्ट के तहत उनकी हमने स्थापना की है, बल्कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन से उस तरह की बॉडीज को एस्टेब्लिश कर दिया है। संविधान में नहीं है वो, संसद के किसी एक्ट में नहीं है वो, बस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन से वो बॉडीज बनी है, जिसमें नीति आयोग, पहले योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन,
केंद्र सरकार के फैसले से बनी संस्था थी, रिप्लेस करके नीति आयोग हो गया। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, वो भी खत्म हो गई, दोनों को मिला के नीति आयोग बना दिया हमने। तो ये गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, संविधान का उल्लंघन नहीं कर रही है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संविधान के बाहर की संस्थाएं हैं ये। और टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस होते हैं, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस होते हैं, चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होते हैं, फिनांस मिनिस्टर के कॉन्फ्रेंस होते हैं, राज्यों के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी, उनके कॉन्फ्रेंस होते हैं, पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन, इनके द्वारा भी केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन की कोशिश की जाती है। और यही टॉपिक है बेसिकली सहकारी संघवाद, कि दो सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है, लेकिन ये सरकारें आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करती हैं और फिर अपनी अपनी पावर्स को यूज करती हैं, यूटिलाइज करती हैं उन्हें। तो ये एक एडिशनल टॉपिक पढ़ते हैं हम कार्यकारी संबंधों में, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में। अब बाकी दो टॉपिक यहां भी वही फिर हमें पढ़ने होते हैं कि केंद्र ज्यादा मजबूत कैसे, अब समझ गए होंगे आप, अपने आप निकाल सकते हैं बहुत सारे पॉइंट आप। बस ध्यान रखना है कि कार्यकारी संबंध की बात हो रही तो उन्हीं की चर्चा करनी है। अब इसमें विधायी वाली बातें नहीं आनी चाहिए, एकदम क्लियर कट डिवीजन होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव अलग, एग्जीक्यूटिव अलग और फिर फाइनेंशियल अलग, मिक्स नहीं करना है एक दूसरे को आप। यहां केंद्र मजबूत कैसे, तो राज्यपाल, ऑल इंडिया सर्विस, नीति आयोग। अब नीति आयोग में तो खैर नहीं है केंद्र मजबूत, जब योजना आयोग हुआ करता था तब केंद्र बहुत मजबूत था, वो पूरी तरह से केंद्र की संस्था थी। नीति आयोग में तो हमने जो उसकी शासी परिषद है, गवर्निंग काउंसिल, उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्थान दिया है। तो नीति आयोग में ये कहना कि केंद्र ज्यादा ताकतवर है, ये ठीक नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्स हैं, सीबीआई हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने फिर केंद्र को ज्यादा मजबूत बना दिया है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है केंद्र संबंधों में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के विवादास्पद मुद्दे, डिस्प्यूट एरियाज क्या हैं एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगेन जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं देश में, राज्य में, उसके आधार पे आपको एनालिसिस करनी है। तो बहुत सारे राज्यपाल, बताने की जरूरत नहीं है, बंगाल में देखिए आप, बिहार में देखिए आप, दिल्ली तो चूंकि अब केंद्र शासित प्रदेश है तो हम बात नहीं करते क्योंकि यहाँ केंद्र राज्य संबंधों की बात हो रही है, दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल और केरल देखें आप, सबसे ज्यादा और विवाद का मुद्दा रहे हैं अभी, थोड़ा महाराष्ट्र भी, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का मुद्दा है। ऑल इंडिया सर्विस खूब विवाद का मुद्दा रहती है। बंगाल में देखिए आप, जो कलकत्ता के कमिश्नर थे, कितना विवाद हुआ उनको लेके। सीबीआई कितना विवाद का मुद्दा है, बताने की जरूरत नहीं है, केंद्र की संस्था है, पूरे राज्य में, सारे पूरे देश में जांच का अधिकार है उसका। आजकल ईडी कितना विवाद का मुद्दा बना हुआ है, प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, 356 है ही विवाद का मुद्दा। और देखें आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है। राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्यों में उनको डिप्लॉय कर देती है, नियुक्त कर देती है। कई बार राज्यों से पूछा जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता, राज्यों को बुरा लग जाता है। तो हमें अब प्रशासनिक संबंध या कार्यकारी संबंधों के विवादास्पद मुद्दे क्या हैं, वो खोजने होते हैं। और सेम इसी तरह से फिर हम वित्तीय संबंध कर लेते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन। सेम वही हो जाएगा, सामान्य परिस्थिति में क्या है, विशेष परिस्थिति में क्या है, केंद्र ज्यादा मजबूत कैसे है, और यहां विवाद के मुद्दे क्या हैं।
इसी तरह से हम यहां कर लेते हैं। तो आप देखिए सामान्य परिस्थिति में आय के स्रोत क्या हैं, इनकम रिसोर्स क्या है, केंद्र के पास क्या है, राज्य के पास क्या है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऋण या उधार लेने की शक्ति आर्टिकल 292, 293, केंद्र द्वारा राज्यों को जो ग्रांट दिए जाते हैं, अनुदान दिए जाते हैं, तो ये सामान्य परिस्थिति में आय के स्रोत कहलाते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। फिर यहां विशेष परिस्थितियों की बात होती है और उसी तरह से फिर यहां हम देखते हैं कि केंद्र मजबूत कैसे है, विवाद के मुद्दे कौन से हैं। जीएसटी विवाद का मुद्दा रहा हमारे देश में, सीएजी की भूमिका विवाद का मुद्दा है हमारे देश में, नोटबंदी कितना बड़ा विवाद का मुद्दा रहा हमारे देश में। तो यहां बहुत सारे विवाद के मुद्दे हम देखते हैं। क्या समझ में आ रहा है सबको? बोर तो नहीं हो रहा है? विवेक जी, विवेक जी आपका ऑडियो ऑन है, डिस्टर्ब हो रहा है इससे बाकी लोगों को, मुझे भी। सबको समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो तो कुछ, हम मनोरंजन का समय नहीं है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा 2, 5, 10 सेकेंड चलिए। हाँ समझ में आ रहा है ना सब? चलिए अच्छा, एक छोटा सा आपको एक चुटकुला सुना देते हैं, एक बड़ा मजा आएगा। चुटकुला भी हम पॉलिटिकली सुनाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं। तो कल अखबार में था, शायद दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण में, हो सकता है आप लोगों ने किसी ने देखा भी हो अगर अखबार पढ़ रहे हो तो। सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछ रही हैं कि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसको देख के क्या सीख मिलती है। तो राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार में मंत्री बनना है तो कांग्रेस का विधायक होना जरूरी है। ये राहुल गांधी को सीख मिली है मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम से कि बीजेपी सरकार में मंत्री बनना है तो कांग्रेस से विधायक होना जरूरी है। तो है हाँ हाँ बिल्कुल वही तो बात है। तो देखिए आप, राहुल गांधी सीख गए, कितनी महत्वपूर्ण बात सीख गए राहुल गांधी राजनीति की। दल बदल कानून भी पढ़ेंगे, जो 10 टॉपिक मुझे आपको पढ़ाने हैं उसमें एक दल बदल कानून भी है, वो भी बताएंगे। तो दल बदल कानून भी पढ़ेंगे आज। लेकिन अब राहुल गांधी तो हर जगह से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आज चलिए एक टॉपिक तो ये हमने डिस्कस कर ही दिया है, और जो 9 टॉपिक है हम बता देंगे। अब आज तो पता नहीं आप लोग कितनी देर पढ़ने बैठने के लिए तैयार हैं। हम तो 1-1 घंटे के हिसाब से सोच रहे हैं। अच्छा फ्री है तो हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। आज तो अब हम 1 घंटे के हिसाब से सोच के आए थे, कल से देखेंगे 2 घंटा का होगा तो 2-2 टॉपिक लेके चलेंगे। तो आज तो चूंकि पहला दिन था, थोड़ा हमें लगा कि हम भी फेमिलियर हो जाएं, आप लोग हमें भी देख लें। अतुल लोहिया जानते हैं, नहीं जानते कौन है क्या है, तो कम से कम हाँ हाँ नहीं, बाल तो हमारे भी सफेद हो गए हैं बड़ी कम उम्र में, लेकिन एज मेरी बहुत ज्यादा नहीं है अभी। हाँ 44 साल का हूं मैं, 44 ईयर एज है मेरी, 44 साल का हूं मैं। बाल जरूर जल्दी पक गए। चलिए ठीक है। तो कई दिन से कह रहे थे आर कुमार सर कुछ क्लास ले लीजिए, कुछ क्लास, लेकिन अब कई जगह मेरी भी क्लास चल रही थी, तो फिर अभी हुआ, हमने कहा अच्छा चलो अपडेट भी आ गई है मेंस की, कुछ दिन आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दे दें कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे टॉपिक पढ़ने हैं। तो वित्तीय संबंध तो इस तरीके से देखिए आप कि विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध, वित्तीय संबंध आप चर्चा कर लें। और जैसा मैंने बताया कि ये बड़ा क्लियर कट डिवीजन आप रखें अपने आंसर में कि विधायी संबंध पूछे गए तो उनकी चर्चा होगी, कार्यकारी संबंध पूछे गए हैं तो उनकी चर्चा होगी। चीजों को मिक्स नहीं करना है आपको, क्योंकि स्पष्ट क्लियर कट डिवीजन है। आप अगर संविधान में देखें आर्टिकल 255 से आप शुरू करेंगे तो 254 तक पहले विधायी संबंधों की चर्चा है,
फिर तब उसके बाद 255 से आप बढ़ेंगे तो उसमें कार्यकारी संबंध है, और फिर आगे जाएंगे तो वित्तीय संबंध है। तो संविधान निर्माताओं ने बहुत क्लियर कट डिवीजन किया है तीनों का। आपसे भी आंसर में यही अपेक्षा की जाती है। आप अगर प्रशासनिक संबंधों को कार्यकारी में ले आएंगे, जो अक्सर गलती कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब आपको संसद का अभिन्न अंग है तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की चर्चा करनी है, लेकिन 90% लोग क्या करते हैं कि उसमें लिख देते हैं कि इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, या लिख देते हैं लोग कि राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। क्यों लिखेंगे आप? प्रश्न विधायी संबंधों पे है, सॉरी विधायी शक्तियों पे है। अगर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर पूछी जा रही हैं, मतलब संसद या विधायिका से जुड़ी शक्तियां, तो आपको केवल और केवल उनकी चर्चा करनी है, आप उसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते आंसर में। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखने की बात होती है। यहां थोड़ा सा कोरोना की अगर बात करें, आपने देखा ही है सारे लोग, जो रिसेंट इशू है कोरोना मतलब आपदा, कैसे केंद्र संबंधों को प्रभावित किया है। तो आप देखिए कि हमारे देश में केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ा दी है कोरोना ने, या किसी भी जो ये डिजास्टर, जो आपदाएं हैं, इन्होंने बहुत सारे इशू इस बीच में आपने देखे पढ़े होंगे, और सब में आप देखें कि किस तरीके से केंद्र एक सुपर पावर बन के उभरा है। इवन पीछे अखबार में मैं पढ़ रहा था, ब्रिटेन की या कहां की काफी बड़ी लेखक थी, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने तो यहां तक कहा कि कोरोना जैसी आपदाओं ने लोकतंत्र को तक खतरे में डाल दिया है। हम तो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर रहे हैं, उनका तो एनालिसिस था कि ओवरऑल जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में हो गई है इन तरह की कोरोना जैसी आपदाओं से। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें भी मुट्ठी भर लोग, और अभी हमारे देश की जो स्थिति, आरोप लगते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सारे फैसले वहीं हो रहे हैं। मैं तो खुश हूं कि फैसले हो रहे हैं, तो अच्छे फैसले हो रहे हैं, तब इसलिए उसकी आलोचना का औचित्य नहीं है। लेकिन वैसे ओवरऑल हम बात करें तो कई पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि कोरोना से पूरा डेमोक्रेटिक मॉडल ही खतरे में पड़ गया है। कोई लोगों की भागीदारी नहीं रह गई है। लोगों क्या, जब स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं रह गया है, किसी मिनिस्टर की भूमिका नहीं रह गई है, तो लोगों की भूमिका की तो बात ही क्या करें। तो मैंने मुद्दा बताया आपको कि हेल्थ यद्यपि, स्वास्थ्य यद्यपि स्टेट लिस्ट में है, लेकिन कोरोना के दौर में हम देख रहे हैं कि सारे फैसले केंद्र सरकार कर रही है, राज्य केंद्र के डायरेक्शन को मानने के लिए मजबूर है। चाहे वो जनता कर्फ्यू तो चलिए स्वैच्छिक था, लॉकडाउन से शुरू करें, तो देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन, लॉकडाउन मानना सबको है, हेल्थ राज्य सूची का विषय है। लेकिन चलिए अच्छी बात है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्लास, बच्चों को भी अभी से आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का मौका आप लोग दे रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चे हैं, अभी उनके ऊपर इतना बोझ नहीं डालिए। अभी पहले आप लोग बन जाइए, तब उसके बाद बच्चों को, अगली पीढ़ी को आगे कीजिए। तो बाकी बच्चे भी ध्यान पूर्वक सुने तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, कि आज ही से बच्चे भी तैयार हो जाए तो मेरी मेहनत और सफल हो जाए। तो आप देखिए, हम बात कर रहे हैं कोरोना के दौर में कैसे केंद्र संबंध प्रभावित हुए हैं। पूरा जो शासन व्यवस्थाओं के स्वरूप ही बदल के रख दिए इसने। तो रेलवे केंद्र सरकार का विषय है, ट्रेनें चलनी है नहीं चलनी है, कहां से चलनी नहीं चलनी। देखिए आप, केंद्र ने अभी अनलॉक जब हुआ शुरू, ट्रेनें चलाने की बात की, महाराष्ट्र कह रहा हमारे यहां नहीं रुकेगी कोई ट्रेन, हम नहीं रुकने देंगे अपने यहां। है विवाद का मुद्दा, केंद्र संबंध में आपको चर्चा करने की जरूरत है कि नहीं है। महाराष्ट्र ने कहा, उधर आंध्र प्रदेश, कई राज्यों ने कहा कि हमारे यहां नहीं रुकेगी ट्रेन। बाद में फिर जैसा जो माने प्रेशर पड़े अपने ही क्षेत्रीय पार्टियों के या लोगों के। अब रेल है केंद्र संघ सूची का विषय, निर्माण केंद्र को करना है, क्रियान्वयन केंद्र को करना है। राज्य कह रहे साहब हमारी सीमा से नहीं गुजरेगी तो हमारे यहां रुकेगी नहीं।
राज्यों की सीमाएं दिल्ली ने बंद कर दिया, यूपी की सीमाओं को हरियाणा, या हरियाणा यूपी वालों ने बंद कर दिया दिल्ली की सीमाओं को, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मरीज ज्यादा। इंटर स्टेट रिलेशन इसी केंद्र संबंध का ही पार्ट है, अंतरराज्यीय संबंध। संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 तक आप देखते हैं इंटर स्टेट रिलेशन की चर्चा की गई है। अमेरिका में इस तरह की बातें हो तो समझ में आता है कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में, हम लोगों के देश में भी हुआ इस बीच में, ये अभी भी हो ही रहा है। पूरा दिल्ली रेड जोन में है, मुंबई रेड जोन में। उत्तराखंड घूमने जाना है, दिल्ली मुंबई के लोग नहीं जा सकते, बाकी शायद चले जाएं। 14 दिन क्वारंटाइन में रख देंगे उन्हें। इंटर स्टेट रिलेशन किस तरीके से देखे प्रभावित होकर रह गए। प्रवासी मजदूरों की समस्या आपने देखी, बिहार की हम लोग बात कर रहे थे, कितनी गंभीर समस्या यूपी बिहार की देखी हमने। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब से, गुजरात से जो प्रवासी मजदूर, यूपी ने तो बुलाना शुरू कर दिया, कितनी बसें भेज दी, कोटा और कहां कहां। बिहार सरकार ने कितने बाद में यह फैसला किया। बिहार सरकार ने कहा नहीं भाई, जो जहां है वहीं रहे, हम नहीं बिहार में घुसने देंगे, सीमाएं बंद कर दी। गए भी लोग तो बॉर्डर पे रोक दिया। मैंने तो अखबार में पढ़ा कि कई कई किलोमीटर लाइनें लगी हैं, लोग खड़े हुए हैं बिहार की सीमाओं पे घुसने के लिए, और उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कितनी गंभीर समस्या होगी प्रवासी मजदूरों की समस्या, उन्हें बुलाने की। अब वापस उन्हें भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, यूपी गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं भेजेंगे वापस, यहीं रोजगार देंगे। बहुत अच्छी बात है, दे दें तो प्रवासी मजदूरों की समस्या। और आप देखें तो और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली के अस्पताल में केवल दिल्ली के मरीजों का इलाज होगा, बाकी देश के मरीजों का इलाज नहीं होगा। सारे इशू आप देखिए, आपको नहीं लग रहा कि केंद्र संबंध के कितने महत्वपूर्ण इशू हो गए ये, कि हमारे देश का ये फेडरल सिस्टम संघात्मक शासन है। इतने लड़ाई झगड़े तो अमेरिका में कभी नहीं देखे गए। वहां राज्यों के अलग संविधान है, राज्यों की अलग नागरिकता है, तो वहां फिर भी उम्मीद होती है कि इस तरह के लड़ाई झगड़े हों। उससे गंभीर लड़ाई झगड़े हमारे देश में इस बीच में हमें देखने को मिले 4 महीने में। दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का इलाज, उसके लिए पहले जाके अपना दिल्ली का कोई आईडी प्रूफ दिखाओ तो अस्पताल में इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिहार के लोगों का दिल्ली में इलाज नहीं होगा, यूपी का नहीं। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हस्तक्षेप किया, दिल्ली सरकार के उस आदेश को रोक दिया, वापस लेना पड़ा, लेकिन लिया तो ऐसा सरकार ने फैसला। कहां जा रहा है हमारा संघात्मक शासन, कहां जा रहे हैं हमारे केंद्र संबंध। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम, सहकारी संघवाद की, और यहां तो एकदम विपरीत स्थितियां देखने को मिल रही। केंद्र सरकार राज्यों के खिलाफ तलवार लेके खड़ी है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हैं तलवार लेके। क्या रक्षा के विषय, क्या सुरक्षा के विषय, क्या और दूसरे विषय, लेकिन बस हर चीज में अगर लड़ाई झगड़ा करना है, आलोचना करनी है तो हो रहा है। तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई इस दौर में। सबसे बड़ा कारण उसके पीछे यह है कि राज्य उतने सक्षम नहीं है हमारे देश में, ना फाइनेंशियली उतने सक्षम है, ना टेक्नोलॉजी के लेवल पे उतने सक्षम है, ना रिसोर्स के लेवल पे उतने सक्षम है। इसलिए भी केंद्र को आगे आना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। दिल्ली की इतनी बुरी स्थिति हो गई 3 महीना कोरोना, मजबूरन केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। अमित शाह आगे आए तब जाके चीजें कंट्रोल में आई। तो कई बार मजबूरी भी हो जाती है केंद्र के हस्तक्षेप की, राज्य सरकारें नहीं संभाल पाती स्थितियों को बेहतर ढंग से। कई बार केंद्र सरकार जानबूझ के हस्तक्षेप करती है, पॉलिटिकल मिसयूज करती है अपनी पावर्स का, तो वो विवाद और लड़ाई झगड़े भी। और आजकल हम लोगों के देश की राजनीति का जो हाल है, खुलेआम आरोप प्रत्यारोप, तो वो सहकारी संघवाद कई बार लगता है कि केवल किताबी होके रह गया है। तो ये सारे इशू जो करंट के इशू हैं, आपको ध्यान में रखना है इन इशूज को। थोड़ा सा बस और मैं समय लूंगा आप लोगों का, कि 2-4 प्रश्न जो जीएस में पूछे गए हैं मैं संक्षेप में आपको बता दूं। एक प्रश्न मैं देख रहा था,
है? हाँ 370 है तो भाई जम्मू कश्मीर भारत का ही राज्य, लेकिन अब चूंकि विशेष राज्य का दर्जा था तो इसलिए अलग से बस उसकी चर्चा हो जाती है तो संघात्मक शासन का ही पार्ट वो भी। भाई 29 राज्य हम कहते थे तो 29 में एक जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, तो है वो बिल्कुल सेंटर स्टेट रिलेशन का पार्ट, लेकिन अब चूंकि उसकी विशेष स्थिति थी तो वो हम अलग से चर्चा करते थे, और अब तो खैर वो नहीं रह गई विशेष स्थिति। तो एक हम वो टॉपिक भी हमें कहा गया है तो हम चर्चा करेंगे 370 और 35A की भी एक दिन हम बात करेंगे आपसे थोड़ा। तो एक प्रश्न देखिए, एक ये 48 से 52वीं बीपीएससी का एक प्रश्न में देख रहा था कि भारतीय संघीय व्यवस्था में सामयिक मुद्दों की व्याख्या करें, क्या राज्यों को अधिक क्षमता की आवश्यकता है? तो अब बहुत डिटेल तो मैंने चर्चाएं नहीं की आपसे, लेकिन लगभग चीजें मैंने बता दी आपको। संघात्मक शासन क्या है, क्या स्थिति है राज्यों की, क्या केंद्र राज्य संबंधों की स्थिति, और सबसे बड़ी बात सामयिक मुद्दे। तो एक आइडिया दिया मैंने आपको कि कैसे जो रिसेंट इश्यूज हैं, आप जो मैगजीन्स पढ़ रहे, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे, निकालिए इस तरह के इशू उनमें। कई बार आपको देखने में लगेगा कि ये केवल पॉलिटिकल इशू है, लेकिन वो होते नहीं है पॉलिटिकल इशू, वो हमारे सिलेबस का पार्ट होते हैं। भाई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तो वो पॉलिटिकल इशू ही तो उसी पॉलिटी का पार्ट है सब। वो हमें वहां से चीजें निकालनी पड़ती हैं एनालिसिस करके। प्रश्न उसी तरह के देखिए, सामयिक मुद्दे स्पेशली वर्ड मेंशन किया गया प्रश्न में। तो हमें रिसेंट इशूज की चर्चा जी। अभी के संदर्भ में सबसे बड़ा तो राज्यपाल है, अगर ओवरऑल पूछा जा रहा आपसे तो संघात्मक शासन तो स्पेशली जैसा मैंने बताया कि बंगाल और केरल, बिहार में चूंकि अब भाई एनडीए की ही सरकार है तो इसलिए अभी वहां कोई ऐसा इशू नहीं है राज्यपाल का। ऑल इंडिया सर्विस। तीसरा ये जो हेल्थ वाला इशू हमने आपको बताया, कोरोना आपदाएं, सीबीआई, पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, उसके अलावा जीएसटी, नीति आयोग, वित्त आयोग, सब रिसेंट इशू हैं ये जो वर्तमान समय में या विवादित हैं। एजुकेशन मैंने बताया आपको, हेल्थ बताया मैंने आपको, सारे रिसेंट ऐसे बहुत बर्निंग इशू, बहुत चर्चित और विवादास्पद मुद्दे हैं हमारे देश के, जो केंद्र राज्य संबंधों को बहुत बड़ी मात्रा तक प्रभावित कर रहे हैं। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था, ये 56 से 59 बीपीएससी का देख रहा हूं मैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण। देखिए अब मैंने बताया आपको कि प्रश्न वो ट्रेडिशनल, वो रटा रटाया नहीं होगा कि सामान्य परिस्थिति के संबंध क्या है कि विशेष परिस्थिति के। प्रश्न देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण, केवल विवादास्पद मुद्दों की चर्चा आपको करनी है। विधायी के विवादास्पद मुद्दे, कार्यकारी के विवादास्पद मुद्दे, वित्तीय के विवादास्पद मुद्दे, तनाव के क्षेत्र। और फिर सेकेंड पार्ट की वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का विवरण। तो ये 56 से 59 बीपीएससी है, 2016 में हुआ है ये। तो उस समय क्या इशू थे? उस समय सबसे बड़ा इशू देखें आपकी बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और केंद्र में एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, तो तब केंद्र और बिहार के बीच में टसल थी, लड़ाई झगड़ा था। वही इशू वो राज्यपाल वगैरह वो तब इशू थे महत्वपूर्ण। तो उस संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया गया बिहार में कि वर्तमान समय में संघीय सरकार और बिहार राज्य के मध्य संबंध। तो वही सीबीआई की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों की स्थिति, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा, ये सारे इशू आज भी हैं। ये इशू आज बिहार के साथ नहीं है इशू, क्योंकि बिहार में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी। उस समय थे 2016 में महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। तो बंगाल में हैं सारे इशू अभी, केरल में हैं सारे इशू अभी, महाराष्ट्र में हैं सारे इशू अभी, क्योंकि फिर वहां विरोधी पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है। तो प्रश्न आपके सामने जो रिसेंट इशूज हैं, प्रश्न बिहार में भी वहां से जोड़ के पूछे जा रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था
और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद एनसीटीसी के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। यह पूछा गया था 53 से 55 बीपीएससी में 2012 में हुई है ये। तो एनसीटीसी से जोड़ते हुए प्रश्न पूछ दिया। उस समय चर्चा में थी एनसीटीसी। केंद्र सरकार ने ये एनसीटीसी राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद बनाने का प्रस्ताव किया था। उद्देश्य ये था, जैसा नाम ही है, कि आतंकवाद की स्थिति काफी गंभीर थी। आए दिन हमारे देश में बम विस्फोट, कभी संसद में हमला, कभी मुंबई बम विस्फोट, कभी कुछ और। 2008 में जब मुंबई में बम विस्फोट हुआ, ताज होटल, उसके बाद सरकार ने ये एनसीटीसी को बनाने का प्रयास किया था, बन नहीं पाया वो, राज्यों के विरोध की वजह से। मेरा पीएचडी का टॉपिक रहा है ये नेशनल सिक्योरिटी फेडरलिज्म। एनसीटीसी एनआईए के संदर्भ में मैंने रिसर्च करी है। नेशनल सिक्योरिटी फेडरलिज्म कि एक फेडरल कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या चैलेंज होते हैं, सेंटर और स्टेट के विवादों को देखते हुए। मेरा पीएचडी का टॉपिक यही। एनआईए का रोल उसमें। एनसीटीसी बन नहीं पाया, बड़ी महत्वपूर्ण संस्था थी जो बननी चाहिए हमारे देश में। हमने सुझाव दिया अपने रिसर्च में कि ये एनसीटीसी जैसी संस्था का अविलंब गठन किया जाना चाहिए। कोशिश थी कि जितनी जांच एजेंसियां हमारे देश की हैं, केंद्र की, राज्य की, जितने ये पुलिस एजेंसीज हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, उन सबके बीच में बेहतर तालमेल हो। वो काम करना था इस संस्था को, एनसीटीसी को। लेकिन इसका परिणाम ये होना था कि राज्यों की पावर कुछ कम होती या केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ जाता। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय है, सो राज्यों को आपत्ति हो गई, राज्यों ने नहीं सपोर्ट किया, नहीं केंद्र सरकार स्थापना कर पाई। होना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण संस्था, बड़ा अच्छा विजन था उस समय मनमोहन सिंह सरकार का ये संस्था लाने का। तो तब ये प्रश्न पूछ लिया गया था बिहार में। एक प्रश्न देखिए 56 से 59 भी बीपीएससी। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आपको। बस ये इतने ही प्रश्न हैं, सारे तो बता ही दिए हैं मैंने आपको। ठीक है। ये इतने प्रश्न जो जीएस में पूछे गए हैं। कुछ मेरे पास पवेट के भी 2-4 प्रश्न हैं। पवेट लोक प्रशासन, चूंकि ये कॉमन टॉपिक है, सेंटर स्टेट रिलेशन। कुछ बस मैं एक बार प्रश्न आपको बताता हूं। अब आपके लिए बड़े आसान प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में संघ राज्य होने के बावजूद उसकी प्रवृत्ति प्रबल केंद्रीकृत है। इंडिया हैज ए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। देखिए, मैंने बताया जो आपको सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम कि कैसे राज्य सरकारें केंद्र के सामने सरेंडर करती हैं, कैसे केंद्र को हमने इतना मजबूत बनाया है। सारे इश्यूज आपको निकाल के चर्चा कर देनी है। ये पवेट में पूछा गया प्रश्न है, 63 बीपीएससी का है। लेकिन अब भाई सेंटर स्टेट रिलेशन तो पवेट में भी वही है और जीएस में भी वही। सेम प्रश्न इस बार आपसे जीएस में पूछ लेंगे, पूछा जा सकता है कि भारत में संघ राज्य होने के बावजूद उसकी प्रवृत्ति प्रबल केंद्रीकृत है। आप इस कथन से को किस तरह समझते हैं? और 63 बीपीएससी में एक प्रश्न और पूछा गया, वर्तमान परिदृश्य में केंद्र राज्य विधायी और वित्तीय संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो देखिए, विधायी संबंध पूछे गए हैं, वित्तीय संबंध पूछे गए। अब आपको इन्हीं दो की चर्चा करनी है, प्रशासनिक संबंध नहीं पूछे गए। अब यहां आप अगर राज्यपाल की नियुक्ति लिख देंगे, अनुच्छेद 356 की घोषणा लिख देंगे, गलत हो जाएगा आंसर कि नहीं आपका। तो विधायी मैंने बताया क्या क्या बातें, वित्तीय मैंने बताया क्या क्या बातें, बस उनकी चर्चा हो। आलोचनात्मक परीक्षण, तो कैसे केंद्र मजबूत है, क्यों केंद्र मजबूत है, राज्यों को आपत्ति क्या है, कैसे लड़ाई झगड़ा होता है, तो हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, हम कर देंगे उस चीज को। और एक प्रश्न देखिए, संघ तथा राज्यों के बीच वैधानिक तथा प्रशासनिक संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब विधायी और कार्यकारी संबंध पूछे गए हैं आपसे, अब वित्तीय की कोई चर्चा नहीं होनी है।
केंद्र तथा राज्य के संबंधों पर सरकारी आयोग की मुख्य सिफारिशों की चर्चा कीजिए। तो हमारे देश में केंद्र संबंधों को बेहतर बनाने के क्या प्रयास किए गए, तो कई सारे प्रयास हुए। जो सबसे महत्वपूर्ण दो हैं, एक है सरकारी आयोग और दूसरा पुंछी आयोग। क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी केंद्र संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, आपको जानना चाहिए। प्रश्न है, देखिए, ये लोक प्रशासन का प्रश्न मैंने बताया आपको, जीएस के भी पहले बताए, फिर ये लोक प्रशासन, लेकिन ये सारे प्रश्न जीएस के लिए भी हैं, आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक था सेंटर स्टेट रिलेशन, करेंट इश्यूज वगैरह। चूंकि एक ही घंटे का टाइम था, हम लोग 1.25 घंटे बात कर चुके हैं, 1 घंटा 43 मिनट इसमें दिख रहा है अब तक हमें। तो अभी मुझे 1-1 घंटे ही 10 टॉपिक आपसे डिस्कस करने हैं। एक आज मैंने कर लिया, कल और एक टॉपिक पे हम बात करेंगे या देखेंगे, 2 टॉपिक होंगे तो वो जैसे भी। तो कल बात करेंगे गवर्नर की भूमिका, एक टॉपिक हमें चर्चा करनी है, राज्यपाल, उस पर बात करेंगे। एक आपातकाल पे चर्चा करनी है, पंचायती राज, जैसे 10 टॉपिक हैं, तो कल और 1 या 2 जैसी सिचुएशन होगी उस तरह से लेंगे टॉपिक और आगे बढ़ेंगे। कैसा लगा आप लोगों को, बस फटाफट 1 मिनट में मुझे ये बताएं, अपना फीडबैक दें। बोर तो नहीं हुए, समझ में आया या नहीं? जी हाँ, सुझाव जो सरकारी आयोग ने सुझाव दिए हैं, जो पुंछी आयोग ने सुझाव दिए हैं, उन्हीं सुझावों को आप लिख सकते हैं। जैसे सरकारी आयोग ने कहा था कि समवर्ती सूची के विषयों पे कानून बनाने के पहले राज्यों से पूछ लीजिए। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की राज्यों में तैनाती करनी है, राज्यों से पूछ लीजिए। 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में कीजिए। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाइए। इसी तरह के सुझाव आपको देने हैं। बस ये आप सरकारी आयोग का नाम नहीं लिखिए, अपने नाम से ये सारी बातें लिख दीजिए आप, बस ये सुझाव हैं आपके। अपना नाम लिखिए, मतलब कि बिना सरकारी आयोग का नाम लिखे आप ये बातें कह सकते हैं, और या इवन सरकारी आयोग का नाम लिख के भी कह सकते हैं। पुंछी आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति केवल केंद्र सरकार ना करे, बल्कि एक नियुक्ति समिति बना दी जाए, उसकी सिफारिश पे हो। तो इस तरह के जो पुंछी आयोग और सरकारी आयोग के बहुत सारे सुझाव सिफारिशें हैं, आप उनकी चर्चा कर लीजिए। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? समझ में आया या नहीं आया? मेरे आने का पर्पस सॉल्व हुआ या नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोर हुए या कल से ना आऊं मैं? चलिए तो ठीक है, फिर आज रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग 4 बजे। सो कुछ और 1-2 इशू जो होंगे उन पे बात करेंगे। चलिए, सो अपना ख्याल रखिए, सारे लोग पढ़िए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। अब तो अनलॉक हो गया है, लेकिन जितना कम से कम निकलिए घर से उतना अच्छा है, और पढ़ाई कीजिए। चलिए, धन्यवाद।